चलो देखो भाई क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन की लैंग्वेज देखेंगे। क्वेश्चन में कहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दो वर्ग हैं हमारे पास, बात करेंगे वर्ग की भी, ठीक है जी। आपकी ज्योमेट्री पता नहीं कैसी है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, ठीक है जी। उसके बाद क्या कहा, यदि उनके परिणामों का अंतर, इस पर बात करेंगे, परिमाप क्या है, परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों के भुजाओं का मतलब दोनों वर्गों की भुजाओं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ग क्या होता है। देखो जी वर्ग होता है ये जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, और बराबर के साथ साथ प्रत्येक को 90 बोलते हैं रोम्बस, सही जी। सबसे बड़ी बात, परिमाप का मतलब क्या है, परिमाप का मतलब है यो भुजा, इसकी भुजा की लंबाई, भुजा की परिमाप का मतलब सारी की सारी भुजा कितनी इसमें, योरी योरी योरी, टोटल कितनी होगी 4। अगर मैं इसको x मान लूँ तो इस वर्ग का परिमाप क्या हो गया, वर्ग का परिमाप। अगर मैं पूरे वर्ग के परिमाप की बात करता हूँ तो सारी भुजाओं को जोड़ दो, x x x तो क्या आ गया 4x, इसका इसको परिमाप बोल लेंगे। क्षेत्रफल वही होता है लंबाई गुना चौड़ाई, पर इसमें लंबाई भी x है और चौड़ाई भी x है, तो ये हो गया होगा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, ठीक है, x का स्क्वायर। x की जगह आप a ले सकते हो, b ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो जो आपकी मर्जी है। तो पहले ये पता लगा वर्ग क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं और भुजाओं के बीच का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, सही है जी। और जो इसके विकर्ण हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट का मतलब बराबर भागों में बांटते हैं, बराबर भागों में काटते हैं, सही है जी। ये हो गया आपका वर्ग। अब बात आते हैं क्वेश्चन पे। आपको परिमाप भी पता चल गया, परिमापों का अंतर, ठीक है। अब है कितने वर्ग आपके पास, दो, कितने वर्ग हैं, दो वर्ग हैं, सही है जी। तो एक हल जब करेंगे, हल करते हैं क्वेश्चन को, हल माना एक वर्ग की भुजा, माना एक वर्ग की भुजा x मीटर है, x मीटर है, तब दो वर्ग हैं, इसमें ध्यान रखना कितने वर्ग हैं, तब पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप बताओ जी क्या आया, 4x, क्या आया 4x। अच्छा इसी प्रकार पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का लंबाई गुना, एक लाइन फालतू लिख लो, क्या हो गया, एक लाइन फालतू लिखोगे, लंबाई भी x होती है, चौड़ाई भी x होती है, क्षेत्रफल क्या आ गया, x का स्क्वायर। अब आती है बात आगे, अब चलेंगे प्रश्न अनुसार, क्या चलेंगे, प्रश्न अनुसार क्या कहा। देखो हम इसकी बात बाद में करेंगे कि क्षेत्रफल में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कहा गया, ठीक है जी। हम बात किसकी करेंगे, हम पकड़ेंगे इस लाइन को। उसने क्या कहा है कि दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर 24 है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर जी अंतर का मतलब होता है घटाना, पहले वाले वर्ग में से दूसरे वाला वर्ग घटाएं या दूसरे वाले वर्ग में से पहले वाला वर्ग घटाएं, ये क्लैरिटी नहीं है हमारे पास, ये क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी का मतलब जानते हो, हमारे पास एग्जैक्टली डाटा नहीं है। देखो परिमाप का मतलब है इसकी लंबाई, और लंबाई कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, लंबाई की भी। क्वेश्चन की डेप्थ में जाओ, रट्टे मत मारो, समझो कहने की कोशिश क्या कर रहा। मैं तुम्हें डाउट में डाल रहा हूँ, तुम्हारे मन में डाउट डाल रहा हूँ। मैं सीधा भी लिख सकता था, पर मैं डाउट जानबूझ कर डाल रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं पहले वर्ग में से दूसरा वर्ग घटाऊँ या दूसरे वर्ग में से पहला वर्ग घटाऊँ, ये चीज़ है समझने की। अब सर जी ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, सपोज करो पहले वर्ग अगर ज़्यादा है, पहला वर्ग अगर ज़्यादा है तो दूसरा कम होगा। पर सपोज करो कि अगर मैंने पहला वर्ग कम कर दिया और दूसरा क्या कर दिया ज़्यादा है, तो नेगेटिव आ गया। और कभी भी किसी भी वर्ग की या कोई भी भुजा लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो गलत हो जाएगा।
अब हमारे पास जो आंकड़े हैं जो हमने मानने, हमने पहले के मानने, किसके मानने? दूसरे का तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में आपको दूसरे में से पहला घटाना जो आपने मान लिया, समझ नहीं? दूसरे में से पहला, ध्यान रखना। सही है जी। अब चलो जी प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस पहले वर्ग का परिमाप बराबर कितना दे रखा? 24। ठीक है जी। दूसरे वर्ग का परिमाप ऐसे रहने दो, दूसरे वर्ग का परिमाप, ठीक है जी, माइनस, अच्छा आराम से बताओ, पहले वर्ग का परिमाप क्या है? 4x बराबर क्या आ गया? 24। बताओ जी दूसरे वर्ग का परिमाप, इधर माइनस को उधर जाके तो क्या है? 4x प्लस 24, 4x प्लस 24, ठीक है जी। अच्छा मुझे आराम से बताओ, बहुत तसल्ली से बताना, परिमाप का मतलब क्या होता है? चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग होता है। मुझे दूसरे, देखो मेरे पास दूसरे वर्ग का परिमाप है, मेरे पास दूसरे वर्ग का परिमाप है, और अभी आप लोगों ने मुझसे बताया कि सर जी अगर मुझे दूसरे वर्ग का परिमाप निकालना है तो वो किसके बराबर होना चाहिए? 4 गुना दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा। बताओ मैंने गलत लिखा क्या? बताओ मैंने गलत लिखा क्या? भाई परिमाप का मतलब क्या है? भुजाओं का योग। भुजा कितनी? 4। भुजा कितनी? 4, और दूसरे वर्ग की भुजा। और भैया परिमाप कितना है आप लोगों का? 4x प्लस 24, और बराबर क्या है? 4 गुना दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा। कोई दिक्कत? मैं 4 इसके डिनोमिनेटर में लेकर आऊँगा। जो चीज़ गुना में होती है वो कहाँ जाती है? भाग में जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप इसे भाग में ले जाओगे, मुझे एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी, बटे में 4 आ गया, और बराबर क्या लिखोगे आप? दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा। और करके मैं इसको इधर लेकर आ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ दूसरे वर्ग की भुजा बराबर, भैया ऊपर से 4 बार आ रहा भाई, 4 एकम 6 चौक, दोनों बताओ दूसरे वर्ग की भुजा क्या आ गई? 6। क्या आ गई? अब देखो जी, हमारे पास एग्जैक्टली डाटा नहीं था, हमें क्या पता था कि बड़ा पहला वर्ग है या दूसरा वर्ग है? हमें मालूम नहीं था बिल्कुल भी कि पहला वर्ग बड़ा है या दूसरा वर्ग बड़ा है। अब नु बताओ किस वर्ग की भुजा बड़ी है? इसकी। हाँ जी, इसलिए दूसरे में से क्या हुआ? पहला। पर ये सबसे बड़ी बात है, ये तो सर जी अब पता चला है हमें बाद में, जब हमने आधा क्वेश्चन सोल्व कर लिया। तो जब भी ऐसी सिचुएशन है आपको ध्यान रखना है दूसरे वाले में से पहले वाला घटाना है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तभी तो बताया जा रहा है। जब आपके पास एग्जैक्टली डाटा नहीं है, समझ में आई बात? अगर नेगेटिव में चली गई भुजा, तो अब मैंने आपसे पहले भी कहा कि कोई भी भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। समझ में आया आपके? हमेशा भुजा किस में होगी? पॉजिटिव में होगी। अब उसने क्या कहा? अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। एक बात बताओ, जब पहले, आराम से देखना, जब पहले वर्ग की भुजा क्या थी? x, तो क्षेत्रफल क्या आया था? x का स्क्वायर। दूसरे वर्ग की भुजा क्या है? x प्लस 6। तो सारी भुजाएं बराबर हैं, सारी भुजाएं बराबर हैं। तो अगर मैं एक ऐसा वर्ग बनाता हूँ और इसकी एक भुजा x प्लस 6 है, तो दूसरी भी क्या होगी? x प्लस 6, तीसरी भी क्या होगी? x प्लस 6, चौथी भी क्या होगी? x प्लस 6। सारी भुजाएं क्या होंगी? x प्लस 6। ठीक है बेटा। अब अगर मैं लिखने लगूँ तो मुझे बताओ आप लोग के दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना लंबाई भी क्या है? x प्लस 6, चौड़ाई भी क्या है? तो क्षेत्रफल क्या आ गया? x प्लस 6 का होल स्क्वायर। कोई आपत्ति किसी को? चलो जी। अतः दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना दिया? बराबर 4, 6, 8। ठीक है जी, दोनों, ठीक है, वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। पहले वाले का क्या है जी? x का स्क्वायर,
दूसरे वाले का क्या है x प्लस 6 का स्क्वायर और बराबर क्या आ गया 468 468। समझ में आई? दोनों वर्गों का क्षेत्रफल, पहले का योग दूसरे का और दोनों का योग किसके बराबर है 468 के। कोई आपत्ति? a प्लस बी का होल स्क्वायर, दानिश क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या आ गया 468। x का स्क्वायर, x का स्क्वायर 6 का वर्ग क्या होता है 36, 6 दूनी 12, इधर प्लस का इधर आ गया बराबर क्या आ गया, जोड़ोगे दोनों को क्या आ जाएगा 2x का स्क्वायर। आराम से पहले लिखो फिर 12x क्या लिखा। अब आप बताओ जी 468 में से 36 के कितने बचे? 468 में से 36 के कितने बचे? 432। कितने बचेंगे जी? 432। इसमें से 2 बाहर लो, 2 बाहर लिया x का स्क्वायर, 6 दूनी 12, जब 2 बाहर लोगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 6 दूनी 12 बराबर 0, पर उधर गया तो क्या हो गया 0, तो क्या होया x का स्क्वायर 6x 216 बराबर क्या आ गया 0। अब भैया आपको 216 के ऐसे फैक्टर करने जो घटा के क्या आ जाए 6, 216 के ऐसे फैक्टर करो जो घटा के क्या आ जाए 6। तो मैंने कहा जब आपसे कुछ ना आए, मुझे तो मालूम है डायरेक्टली, मैं तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ इसका आंसर क्या है, पर आपको क्या करना, आपको इसके क्या करने गुणनखंड करने हैं। क्या करने? तो हल्का सा यहाँ पे ऐसे करके कच्ची पेंसिल से बोर्ड एग्जाम में आप कर सकते हो। यहाँ लिखोगे 216, ऐसे 2 से डिवाइड कर दोगे, कितना आएगा बताओ मुझे? 108, 2 से डिवाइड करो कितना आया 54, 2 से डिवाइड करो कितना है 27, किससे डिवाइड करोगे 3 से कितना है 9, फिर 3 से डिवाइड करा कितना है 3, फिर 3 से डिवाइड करा कितना है 9। अब आराम से इन गुणनखंडों को तुम्हें ऐसे उसमें डालना है, ऐसे सांचे में डालना है कि घटा के कितना आ जाए 6 आ जाए, ऐसे सांचे में डालना है कि घटा के क्या आ जाए 6 आ जाए। अब आराम से करते हैं, 3 तिया 9 दूनी 18, 3 तिया 9, 9 दूनी 3 दूनी 6 दूनी 18 में से 12 गए। मुझे मालूम था फिर भी आपसे आना जरूरी है। आपको इन्हें ऐसे सांचे में डालना है और साइड में लिख लिख के देखना है कि क्या आया। अब देखो 18 और 12 की मल्टीप्लाई करो तो क्या प्राप्त होगा 216, और 18 में से 12 गए क्या 18 में से 12 गए कितने बचे 6। क्लियर? चलो जी करते हैं आगे। क्या आया x का स्क्वायर, तो क्या लिखोगे 18 माइनस 12 x माइनस 216 बराबर क्या आया 0। मल्टीप्लाई कर दो x के अंदर 18x 12x 216 बराबर क्या आ गया 0। क्या बाहर आ रहा x, क्या बचा x प्लस 18, क्या बाहर आया माइनस बाहर और 12 बाहर, और आपने मुझे बताया हाँ जी x प्लस 18 बराबर क्या आ गया, कुछ कॉमन आ रहा, x प्लस 18 बाहर आया, क्या बचा x माइनस 12 बराबर क्या आ गया 0। x प्लस 18 बराबर क्या आ गया 0। तो बताओ जी x बराबर क्या आया माइनस के 18, नॉट पॉसिबल। x क्या है वर्ग की भुजा, और ये कितना आया माइनस के 18। क्या कभी भी किसी भी भुजा की लंबाई ऋणात्मक हो सकती है? तो यहाँ क्या लिखोगे, यह असंभव है, यह असंभव है। ठीक है जी, हाँ अपरिभाषित लिख सकते हो, असंभव लिख सकते हो। दूसरा x माइनस 12 बराबर क्या आया 0। तो नु बताओ मुझे x बराबर क्या आया 12। अतः पहला आंसर निकल कर आया। अतः पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा x बराबर 12 सेंटीमीटर होगी, 12 सेंटीमीटर होगी, तथा दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा 12 प्लस 6 बराबर 18 सेंटीमीटर होगी। सही है जी, क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन की जो जान थी इसकी वो क्या थी, क्वेश्चन में मेन चीज़ ये थी, अगर जिसने इस चीज़ को पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, उसे कभी दिक्कत नहीं आने वाली। और ये इसी क्वेश्चन के लिए नहीं है, ये इसके जैसे हजारों क्वेश्चनों के लिए है। वो पता नहीं कैसे सिचुएशन बनाते हैं, ठीक है, और आप फंस जाओगे। बताओ इसने कहा, इसने कहीं नहीं कहा कि आपको पहले में से दूसरा घटाना है, दूसरे में से पहला घटाना। समझ में आई बात? तो आपको ऐसे लेकर चलना है कि आपका वो ऋणात्मक ना आए, और ऐसी सिचुएशन में से आपको दूसरे में से पहला घटाना है जी। ठीक है, इसको कॉपी करो। ठीक है जी, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में क्या कहा, ये एग्जाम में आया है, शायद 2 या 3 बार आया हो,
जो ज़्यादा बार भी एग्ज़ाम में आया हो, पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा कुछ सीखने के लिए मिलेगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहा है क्वेश्चन में कि एक मोटर बोट जो होती है, आपने देखी होगी जनरली टीवी वगैरह में या वैसे कहीं भी, हाँ, जिसकी स्थिर जल में चाल, इस लाइन को, हाँ जी, स्थिर जल, इसे आपको बहुत ज़्यादा, एक वर्ड होता है तवज्जो, ठीक है ना, हाँ, इस वर्ड को आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है, क्योंकि अगर यहाँ पे स्थिर की जगह बहाव आ जाता, बहाव, बहता हुआ चला जाता, तो क्वेश्चन की काया पलट हो जाती, क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाता जी, समझ में आई साहब। तो इस लाइन पर आपको ध्यान देना है, स्थिर जल का अर्थ क्या है। स्थिर जल में चाल, ये जो मोटर बोट है, इसकी स्थिर जल में चाल क्या है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल का मतलब अगर धारा ऐसे है तो प्रतिकूल का मतलब उल्टा, और अनुकूल का मतलब ऐसे, अनुकूल का मतलब दोनों एक ही दिशा में है, मतलब पानी का बहाव भी, जैसे आपकी भाषा में बात करते हैं, आप लोग बम्बे वगैरह में जाते हो, ठीक है, अगर आप पानी की दिशा में तैरते हो तो आप ज़्यादा डिस्टेंस से ज़्यादा दूरी तय करते हो, क्योंकि आपकी दिशा और धारा की दिशा दोनों सेम है, तो जुड़ जाएंगी। पर अब जब आप उसके विपरीत दिशा में तैरते हो तो वही ऐसा, जहाँ से तैरना शुरू करो ना बेटा, वहीं पर रहते हो आप लोग। आप सोचते हो बहुत किला जीत लिया आप लोगों ने, हम बहुत आगे चले गए, पर ऐसा नहीं होता। आप जहाँ से तैरते हो वहीं के वहीं छपा छप करते रहते हो, सही है। तो ऐसी सिचुएशन में जब वो कहेगा प्रतिकूल तो घटा देना है, और कहेगा कि दिशा में है तो जोड़ देना है, तो अनुकूल में जुड़ेगा और प्रतिकूल में घटेगा। पर मैंने एक लाइन आपको कही कि एक शब्द को यहाँ तवज्जो देनी है आपको, किसको, स्थिर जल। अब अगर अब बहाव आता है, देखो पहले मैं थोड़ा सा एक लाइन लिख लूँ हल में, माना धारा की चाल, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो जी, हम यहाँ दो चीज़ लेकर चलेंगे, एक तो बहाव जो होता है, बहाव, ये तो बहाव है, और ये क्या है, स्थिर जल, स्थिर जल। बड़े ध्यान से देखना, देखो सेम सिचुएशन है। मैंने कहा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रतिकूल, प्रतिकूल, और यहाँ लिखा मैंने अनुकूल। क्या लिखा, अनुकूल, या प्रतिकूल या अनुकूल, ठीक है। प्रतिकूल का मतलब धारा की विपरीत दिशा में, यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है। और इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है धारा की दिशा में। बहुत कुछ सिखाएंगे क्वेश्चन आपको, बहुत कुछ, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है, धारा की दिशा में। अगर पानी बह रहा है, अगर पानी, तो नाव की चाल हमेशा धारा की चाल में से घटेगी। नाव की चाल, नाव की चाल, ध्यान रखना, सुन लो क्या कह रहा हूं फिर भी दोबारा। अगर पानी बह रहा है और वो प्रतिकूल की बात करता है, तो नाव की चाल धारा की चाल में से घटेगी। समझ में आई बात, समझ में आई बात। और अगर जब पानी बह रहा है और नाव उसमें चल रही है, तो हमेशा धारा की दिशा में नाव की चाल जुड़ेगी। अब स्थिर बात है, अब यहाँ क्या है, पानी स्थिर, यहाँ क्या है, स्थिर। अब यहाँ पानी रुका हुआ है और तुमसे धारा की चाल पूछेगा, तो अब तो पानी रुका हुआ है, तो मोशन, गति कौन कर रहा है, नाव। तो इस कंडीशन में नाव की चाल, नाव की चाल में से, नाव की चाल में से क्या घट जाएगी, स्थिर जल की चाल, स्थिर जल की चाल। क्या है धारा की चाल, x, तो नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाएगी। समझे नहीं समझे, क्वेश्चन की बारीकी को पकड़ो, आगे तक काम आएगा। सेम सिचुएशन, अब कह रहा अनुकूल, अनुकूल में तो नॉर्मल सी बात है कि नाव की चाल प्लस क्या हो जाएगी, प्लस धारा की चाल। समझ में आई बात जी। तो आया कुछ समझ में आपके, बहुत काम की चीज़ है जो बोर्ड पे लिखी हुई है, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ हैं जो मैथमेटिक्स में आपसे आनी चाहिए। कि जब अगर पानी भी बह रहा है और नाव भी चल रही है, तो हमेशा पानी की चाल में से, धारा की चाल में से नाव की चाल घटेगी, पर कब, जब प्रतिकूल होगा। समझ में आई जी बात। और अनुकूल में तो भैया तो कोई सी सिचुएशन हो, स्थिर हो या हो, दोनों जुड़ेंगे ही।
पर अगर इसका उल्टा हो जाए और प्रतिकूल की बात करें और जल को कैसा रखा जाए, स्थिर, तो हमेशा ध्यान रखना नाव की चाल में से, ठीक है जी, धारा की चाल घटेगी। इज दैट क्लियर? बहुत काम की चीज़ है पुनीत, समझ में आ गया? पक्का? ठीक है जी, चलो भाई इसको कॉपी कर लो, फिर इसको रफ करके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी, चलो इससे आगे देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन में। आराम से आधा क्वेश्चन करूंगा मैं, आधा आप घर से करके लेकर आओगे। मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दे दूंगा, आपको सोल्व करके लेकर आना है क्वेश्चन। अब बात आती है भैया प्रतिकूल और अनुकूल की, प्रतिकूल और अनुकूल की। ठीक है जी, प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल। आराम से, नाव की चाल, नाव की मतलब इस टाइम विपरीत दिशा में चल रहा, किसमें चल रहा? अब प्रतिकूल मैंने कही थी, नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाती है किलोमीटर प्रति घंटा। पता लगा कहाँ से आया? सही है, क्या लिखा? धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। मैंने कहा था नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाती है प्रतिकूल होने पर। किस पर होने पर? बहुत बढ़िया। फिर क्या लिखोगे? धारा के अनुकूल, अनुकूल नाव की चाल। इस बार क्या होगा? 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। सही है। कुल दूरी कितनी है जी? कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी है 24 किलोमीटर। कितनी है? 24 किलोमीटर। हाँ 24 है जी। तब धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, आराम से, जाने में लगा समय क्या हो रहा है जी? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 24। अब प्रतिकूल जाने पे कितनी चाल थी? 18 माइनस एक्स, 18। इसी प्रकार अच्छा सॉरी, हाँ दूरी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ज़्यादा जल्दी में हो रहा ना, टाइम हो चुका। चलो आपके 10 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, ठीक है। चलो जी इसके बाद चलते हैं। इसी प्रकार धारा के, अब यहाँ क्या हो जाएगा? अनुकूल। क्या हो जाएगा? अनुकूल जाने में लगा समय, जाने में लगा समय। यहाँ भी दूरी अपोन में क्या आ गया? चाल। दूरी कितनी? 24। दूरी कितनी? 24। 18 प्लस एक्स। कोई दिक्कत? अब होता है जी सवाल शुरू प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यहाँ से फिर सवाल शुरू होता है। यहाँ से हमने पहले बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, धारा के, जब धारा के प्रतिकूल जा रहा था, धारा के विपरीत दिशा में जा रहा था, तो इतना समय लग रहा था, मतलब T2 समय लग रहा था, T1 समय लग रहा था। कितना समय लग रहा था? और नु कह रहा जब अनुकूल जाता है, जब क्या जाता है? अनुकूल, तो 1 घंटा अधिक लगता है। 1 घंटा मतलब जब T2 जाता है तो 1 घंटा अधिक लगता है। जब प्रतिकूल जा रहा था कितना समय लग रहा था? T1। कितना लग रहा था? T1। और जब उसके क्या गया? अनुकूल गया, तो 1 घंटा अधिक लगा। ठीक है, तो T2 प्लस 1 हो गया। समझ में आई जी बात? T2 का मान बताओ। T1 का कितना? 24 बटे में 18 माइनस एक्स, और बराबर क्या आ गया? 24 बटे में 18 प्लस एक्स प्लस 1। इधर प्लस का इधर आ गया 24 अपोन में क्या? 18 माइनस एक्स, और 24 बटे में क्या आया? 18 प्लस एक्स, और बराबर क्या आ गया? 1। भाई साहब घर से सोल्व करके लेके आओगे, ठीक है। सभी को सोल्व करके लेकर आना है। देखो सही है जी, ये गुना भाग करनी आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपके जो दिमाग में जड़ लगा हुआ है ना, ये थोड़ा मंझ जाए। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, तो इसको कंप्लीट करके लेकर आओगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, मैं कल आते ही पहले इसको देखूंगा, बाकी सब काम बाद में। ठीक है, कॉपी करो।